हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं श्रीमती निशा रघुवंशी, कक्षा नवम हिंदी विषय की विषयाचार्य, आपको हिंदी विषय पढ़ाऊँगी। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण से काव्य बोध के अंतर्गत काव्य की परिभाषा एवं भेद को जानेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करें कि काव्य किसे कहते हैं। काव्य अर्थात कविता या पद्य जो लय, तुक, छंद, शब्द योजना, भाषा, अलंकार आदि से जो परिमार्जित रचना होती है उसे काव्य कहते हैं। जैसे हम किसी कविता को सुनते हैं तो हमें सुनने में वह बहुत अच्छी लगती है, तो उसे हम कहेंगे कि वह हमें आनंद देती हैं, अनुभूति देती है, मर्म स्पर्श होती है, अर्थात हमारे हृदय को स्पर्श करती है। उसे हम क्या कहते हैं? काव्य। तो यहाँ पर हम काव्य की कुछ परिभाषाओं के विषय में जानेंगे। वैसे तो काव्य को विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने अनुसार उसकी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रचलित आचार्यों में से हम दो की परिभाषाओं के विषय में आज जानेंगे। पहला, आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं। ये किसके अनुसार परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। उसी के पश्चात जो दूसरी परिभाषा हमें दी है पंडित राज जगन्नाथ जी ने, उनके अनुसार काव्य की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दावली काव्य है। ये किन दो आचार्यों के अनुसार हमने अभी परिभाषा देखी? आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। हम और सरल शब्दों में कहें तो छंद में बंधी हुई रचना को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। और उसे परिमार्जित भाषा में कहें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम एक परिभाषा देखें, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य को मार्मिक भावना में लीन कर दे, उसे कविता कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसी प्रकार यहाँ पर अभी हम आगे जानेंगे काव्य के भेद, अर्थात काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम पहले जाने काव्य को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। जैसे आपको सामने तालिका दिखाई दे रही है, तालिका में हम आसानी से काव्य के भेद को समझ सकते हैं। काव्य के भेदों को प्रमुखता दो भागों में बांटा गया है। पहला श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। हम इनकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा जानें। श्रव्य काव्य अर्थात जिसे सुना जा सके, दृश्य काव्य जिसे देखा, सुना, पढ़ा तीनों जा सके। शब्द में ही उसके अर्थ छुपे हुए हैं। अब श्रव्य काव्य के अंतर्गत फिर काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। यदि हम प्रबंध काव्य की परिभाषा को देखें, प्रबंध काव्य में कोई धारावाहिक, कोई कहानी, कोई कथा वस्तु जो अपने आप में किसी विषय वस्तु या किसी घटना या किसी क्रिया या कथानक में बंधी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। दूसरा प्रकार है इसका मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य काव्य के उस रूप को कहते हैं जिसमें पद को पद
तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वह पद एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखता है, अर्थात वह अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे रहीम कवि के दोहों के बारे में अपन ने सुना है, हर दोहा अपने आप में परिपूर्ण रचना है, उसका किसी दूसरे दोहे से कोई तात्पर्य या संबंध नहीं है, वह एक मुक्तक काव्य के अंतर्गत रचना आएगी। इसके पश्चात प्रबंध काव्य को फिर दो भागों में बांटा गया है, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य प्रायः दीर्घ कथानक पर आधारित होता है, दीर्घ अर्थात बड़ा। यह कई सर्गों में विभक्त होता है, जिसमें किसी एक लोकप्रिय नायक के चरित्र चित्रण, उससे जुड़े हुए पात्र, उसके जीवन के आदर्श गुणों को, आदर्श शैलियों को जिस काव्य के अंतर्गत समावेशित किया जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। अर्थात यह अपने आप में कैसा होता है? विशाल होता है। उदाहरणतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस। दूसरा देखेंगे हम खंड काव्य। खंड काव्य भी किसी लोकप्रिय व्यक्ति, विषय, आदर्श गुण आदि पर लिखा जाता है, लेकिन यह जीवन के किसी एक अंश या खंड पर आधारित होता है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। उदाहरणतः यदि हम देखें पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी, ये किसका उदाहरण है? खंड काव्य, जिसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया, मतलब वह अपने आप में एक अंश प्रकृति के बारे में है। तो अभी जो हमने देखा काव्य के दो भेदों में, श्रव्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य। अब हम दृश्य काव्य की तरफ चले। दृश्य काव्य अर्थात जिसे रंगमंच के माध्यम से देखा, सुना और उसका पूरा रसास्वादन किया जा सके, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत दो उदाहरण जो दिए गए हैं इसमें, पहला नाटक और दूसरा एकांकी। नाटक अर्थात पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाने वाला रंगमंचीय प्रदर्शन जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाटक। इसमें पात्रों की संख्या कैसी होती है? ज़्यादा। इसका दूसरा भाग है एकांकी। एकांकी अर्थात एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं, परंतु यह नाटक की तुलना में लघु होता है, अर्थात छोटा होता है। इसमें पात्रों की संख्या भी ज़्यादा नहीं होती है। तो आज की कक्षा में जो हमने जाना उसे शॉर्टली रिपीट करते हैं कि काव्य किसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली काव्य है। हमने तालिका में काव्य के भेद को जाना। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने काव्य की परिभाषा और भेद के विषय में जाना। इससे जुड़े जो प्रश्नोत्तर परीक्षा उपयोगी होते हैं, वह हमारे द्वारा दूसरे अंक में आपको PDF के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसे आप यथावत प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की विषय वस्तु रोचक लगी होगी, समझ आई होगी। इससे जुड़े कोई भी प्रश्न हो तो आप स्वतंत्र रूप से मुझे मेरे पर्सनल WhatsApp नंबर पर पूछ सकते हैं। सब सकुशल रहें। धन्यवाद।